सहरो इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार। गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार। एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल। एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। मैंने हुस्ना से खुलकर बातें करना चाहता था, लेकिन उसी वक्त सराज आ गया और हुस्ना खामोशी से उठकर बाहर चली गई। और मैं उस वक्त बुरी तरह बौखलाया हुआ और उलझा उलझा सा लग रहा था, और उसकी वजह भी उसी ने बयान कर दी। ऊपर से टेलीफोनों का तांता बधा हुआ है, वो दूसरे होंठ चबाते हुए बोला। खासी ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए जिम्मेदार शख्स भी सलमान कैसर के कातलों को तलाश करके वाकई सजा देने पर मजबूर कर रहे हैं, और मेरे महकमे के बुलंद तरीन अफसरान भी इस मिशन में बराबर के शरीक हैं। तो कातलों को फौरी तौर पर कानूनी शिकंजों में जकड़ा जा सके। क्या इनमें नगमा और नामान सेठ भी शामिल हैं? नहीं, अभी तक उन दोनों में से किसी का फोन नहीं आया। सराज ने मुझे घूरते हुए सवाल किया, और आप खास तौर पर सेठ नामान या नगमा के बारे में क्यों दराफत कर रहे हैं? झील पार्क वाले हादसे की रोशनी में ये बात वाज़े हो गई है कि नगमा भी सलमान कैसर में दिलचस्पी ले रही थी। और तअज्जुब तो इस बात पर है कि कल तक सलमान कैसर का शुमार उस शख्सियतों की फहरिस्त में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मौत के फौरन बाद अचानक वो इतनी अहमियत किस तरह इख्तियार कर गया? हो सकता है कि इसमें बड़े और ऊंचे घराने की लड़कियों और खिवातीन के अलावा कुछ और भी पर्दा नशीनों के नाम आते हों, जिसकी वजह से वो अचानक शोहरत पा गया। मुझे कातलों को गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ 1 दिन की मोहलत दी गई है, सिराज ने तलमला कर जवाब दिया। और फिर कबल इसके कि मैं उसकी बात का जवाब देता, गनी मुझे सिराज के बराबर बैठा हुआ नजर आया, और उसी की ऐमा पर मैंने संजीदगी से सिराज को हाथ दिखाने की फरमाइश की। क्या मतलब? सिराज ने जल्लाहट के बावजूद कहा। ये आपने पामिस्ट्री में कब से शौक लेना शुरू कर दिया? बस यूं ही कभी कभी शौक कर लेता हूं, मैंने सिराज का हाथ थाम कर उसकी हथेली पर लकीरों के जाल देखते हुए कहा। और मेरा ख्याल है कि आपके सितारे आजकल आपके हक में हैं, और हो सकता है इन्हीं सितारों की मुवाफकत आपको सलमान कैसर के कातल तक पहुंचाने में मुआवन साबित हो। अब आप शायद मेरे साथ मजाक के मूड में हैं। और मैंने सिराज की बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक लम्हे को अपनी आंखें बंद कर ली, और उसकी हदायत भी मुझे उस्मान गनी ने की थी। उसकी आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी, और मैं उसकी बातों को नोट करता रहा। और फिर सब कुछ समझ लेने और सुन लेने के बाद मैंने आंखें खोलकर सिराज को बहुत गौर से देखते हुए कहा, कातल आपके इर्द गिर्द मंडला रहा है, और आप उसकी गिरफ्तारी के लिए परेशान हो रहे हैं। 1 हफ्ते की मोहलत तो बहुत ज्यादा दूर है। आप अगर चाहें तो आपकी सिर्फ एक फोन कॉल सलमान कैसर के कातल को गिरफ्तार कराने के सिलसिले में बहुत काफी होगी। क्या बिजनेस छोड़कर अब रासपो 3 के नक्शे कदम पर चलने के बारे में सोच रहे हैं? सिराज मेरी संजीदगी पर मुस्कुरा दिया। शौक बुरा नहीं, खास तौर पर खूबसूरत जवान लड़कियां ऐसे पामिस्ट की तलाश में रहती हैं जो उन्हें मोहब्बत में कामयाबी या नाकामी के सिलसिले में कबल अज वक़्त आगाह कर सके। वैसे हमारे मुल्क में ज़ईफुल एतकाद लोगों की कमी नहीं, और उनमें बड़े बड़े करोड़पति भी शामिल हैं, और वो लोग भी जो सिट्टे के नंबर मालूम करने की खातर दर बदर भटकते फिरते हैं। मिस्टर सिराज, मैंने उस्मान गनी के कहने पर अपनी संजीदा अदाकारी जारी रखते हुए कहा, आपने मेरे इल्म को रासपोतीन जैसी बद किरदार की मिसाल देकर शायद अपने दिल की भड़ास निकालने की कोशिश की है, वरना नजूम एक ऐसा इल्म है जो... प्लीज मिस्टर शहबाज, मैं इस वक्त संजीदा हूँ। सिराज अब भी मेरी हरकतों को मजाक समझ रहा था। अपना हाथ खींच कर बोला, अब इन खेल तमाशों से मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। फोन आपके करीब मौजूद है, उसे उठाकर अपने दफ्तर के नंबर में लाएं, और अपने किसी काबिल एतमाद मातहत को हुक्म दें कि वो बाहर निकल कर उस गहरे रंग के 3 पीस सूट वाले को गिरफ्तार कर ले, जो दफ्तर के सामने बस स्टॉप के पास
एक खंबे से टेक लगाए खड़ा बार बार दस्ती घड़ी देख रहा है और उसे बस का नहीं अपनी कार का इंतजार है जो उसका ड्राइवर किसी मामूली खामी को दूर कराने की गरज से ले गया है। कम ऑन मिस्टर शहबाज प्लीज, सिराज ने कुछ कहना चाहा लेकिन मैं और संजीदा हो गया। वक्त कम है मिस्टर सिराज, 10 मिनट बाद सलमान कैसर का कातिल आपकी दस्तरस से बहुत दूर निकल जाएगा और फिर शायद। क्या आप वाकई सीरियस हैं? आजमाइश सदाकत की कसौटी होती है। और सिराज ने मेरी संजीदगी को बरकरार देखा तो फोन उठाकर अपने दफ्तर के नंबर मिलाए और वो इतला पास ऑन कर दी जो मैंने उसे दी थी। और फोन पर गुफ्तगू मुकम्मल होने के बाद उसने मुझे फिर गौर से देखा। अगर ये महज एक मजाक है तो फिर आप किसकी बात को मजाक समझ रहे हैं? मैं उस्मान गनी की हदायत पर दोबारा अपनी जून में वापस आ गया। आप शायद अभी सलमान कैसर के कातिल या कातलों के सिलसिले में ऊपर से पड़ने वाले प्रेशर की बात कर रहे थे और आपने मुझे अपने इल्मे नजूम से इस कातिल को गिरफ्तार करने का तरीका भी बता दिया। मैंने हैरत से चौंक कर सिराज को देखते हुए कहा, ये इल्मे नजूम का जिक्र दरमियान में कहां से आ गया? मिस्टर शहबाज, सिराज ने मुझे बहुत गौर से घूरा, क्या आपने अभी मुझे अपने दफ्तर से राब्ता कायम करने का मशवरा नहीं दिया था? और वो ग्रे कलर का सूट वाला। तअज्जुब है मिस्टर सिराज, मैंने सिराज को टटोलती नजरों से देखा। अभी कुछ देर बेशतर तो आप बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह बातें कर रहे थे और फिर अचानक ये फोन कॉल इल्मे नजूम और ग्रे कलर का सूट वाला दरमियान में कहां से आ गया? आपकी तबीयत तो ठीक है? और उसी वक्त फोन की घंटी बजी और मैंने नॉर्मल तौर पर रिसीवर उठा लिया और फिर उसे सिराज की तरफ बढ़ा दिया। सिराज ने कॉल अटेंड की तो उसके चेहरे के तासरात यकलख तब्दील होना शुरू हो गए और कभी वो गुफ्तगू सुनने लगता और कभी आंखें फाड़कर हैरत से मुझे तकने लगता था। ठीक है, आप उस पर कड़ी निगरानी रखें, मैं फौरन पहुंच रहा हूं। कोई खास बात? मैंने बड़ी मासूमियत से सिराज को देखा तो वो दांत चबाकर रह गया और मैंने दोबारा वजाहत चाही। आप इस तरह मुझे क्या देख रहे हैं? क्या भूषण या उसके उजरती कातलों ने फिर मेरे खिलाफ पुलिस को बहकाने की खातिर कोई ठोस इतला दी है? मैं फिर किसी वक्त आपसे तफसील से मुलाकात करूंगा, सिराज ने दस्तूर मुझे घूरते हुए कहा और फिर तेजी से लंबे ढंग बढ़ता हुआ आफस से निकल गया। और मैंने मुस्कुराकर निगाहों का जाविया तब्दील किया, लेकिन वो कुर्सी अब खाली नजर आ रही थी जिस पर एक लम्हा कबल उस्मान गनी बैठा मुझे सलमान कैसर के कातिल के बारे में इतला फराहम कर रहा था। और मैं खुद अपनी कफियत पर मुस्कुरा दिया। हालात ने मुझे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल से दो चार कर दिया था। 45 मिनट बाद मुझे नदीम का फोन मसूल हुआ। ये तुमने इल्मे नजूम का मुजाहरा कब से शुरू कर दिया? और सिराज ने फोन किया होगा, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। अभी कुछ देर पहले वो मेरे दफ्तर में बैठा इसी किस्म की बहकी बातें कर रहा था और पे दर पे होने वाले जुराइम ने शायद उसकी अच्छी खासी खोपड़ी को भी हला कर रख दिया है। क्या तुमने उसे सलमान कैसर के कातिल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी? नदीम के लहजे में भी संजीदगी आ गई। प्लीज मुझे सच सच बताओ, मैंने तेजी से तफसील तलब अंदाज अख्तियार किया। क्या सिराज जैसा काबिल अफसर भी अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा है? यकीन से कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन अभी चंद मिनट पहले उसने फोन करके मुझे यही इतला दी कि तुमने उसका हाथ देखकर सितारों की चाल और नजूम की रोशनी में सलमान कैसर के कातिल के बारे में कुछ बताया था। ओह नो, मैंने हमदर्दी का इजहार किया। शायद भूषण के आदमियों ने या फिर कालका की शैतानी कुव्वतों से सिराज को जहनी तौर पर मफलूज कर दिया है। और तुम्हारे लिए एक अहम इतला और भी है। वो क्या? सिराज के बयान के मुताबिक उसने तुम्हारे इशारे पर जिस ग्रे कलर के 3 पीस सूट वाले को गिरफ्तार किया था वही सलमान कैसर का कातिल है और गिरफ्तारी के फौरन बाद उसने कातिल होने का इकरार कर लिया, लेकिन कत्ल की कोई वजह बताने से गुरेज कर रहा है। हैरत अंगेज, मैंने भरपूर तअज्जुब का इजहार किया। क्या ये वाकई सच है? और फिर किसी वक्त इत्मीनान से बात होगी, नदीम ने मेरा जुमला काट कर कहा और फिर सिलसिला मुंतके कर दिया। और मुझे एक बार फिर उस सिचुएशन पर हंसी आ गई जिसने मेरी शख्सियत पर उस्मान गनी की वजह से पुर इसरार का लेबल चिपसा कर दिया था। और दुनिया में हर शख्स किसी न किसी जाविये से बड़ा आदमी बनने के ख्वाब जरूर देखता है। सही या गलत रास्ते का इंतखाब एक से ज्यादा लोगों को नहीं होता और दौलत की चमक दमक
اور وہ اپنا ایک الگ نشہ ہوتا ہے، اور میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ زندگی مقدور بر گزارنے کی خاطر قدرت نے بہت کچھ دے رکھا تھا، لیکن خوب سے خوب تر کی تلاش انسان کو کمزور کر دیتی ہے، اور لوہے میں آپ سے آپ زنگ نہیں لگتا۔ ہوا کی نمی اسے رنگ بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ قناعت پسندی پر اکتفا کتنے لوگ کرتے ہیں، اور میں بھی تو انسان تھا، اور میں نے بہت دامن کو بچانے کی خاطر ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن ماں رخ اور پھر ملیحہ کے سلسلے میں میرے قدم لڑکھڑا گئے تھے، اور پہلی غلطی کا ارتکاب کالکا کی شیطانی قوتوں کے سبب ہوا تھا، اور میرے اندر ایک عجیب سی تبدیلی رونما ہوئی، اور میں نے خود کو دوبارہ منظم کرنا چاہا، لیکن عثمان غنی نے مجھے ملیحہ کی جانب رجوع کروا دیا، اور چاہنے کے باوجود میرے قدم ایک بار پھر رپٹ گئے، اور خود میں نے سندلی انگوٹھی کے گم ہو جانے کے بعد میرے ذہن کو شدید مسحور کر کے نہ جانے کیا کیا گل کھلائے ہوں گے، اور اس کا ایک وجہ دھندلا عکس میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ اور اب جب کہ عثمان غنی نے اچانک سلمان قیصر کے قاتل کے سلسلے میں مجھے آگاہ کیا، تو میں یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ میں عثمان غنی کی وجہ سے جو وہ ممکن ہو سکتا ہے، اس نے بھی کالکا کی طرح کئی موقعوں پر میری جان بچائی تھی، لیکن اب حالات نے ثابت کر دیا کہ کالکا کے مقابلے میں وہ زیادہ مخفی قوتوں کا مالک ہے، اور جنوں کے وجود سے انکار نہیں کیا جاتا۔ اس کا ذکر ہماری مقدس کتابوں میں بھی ہے، اور یہ بے پناہ قوتوں اور صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر میرے ذہن میں بھی اچانک عثمان غنی کی حیرت انگیز قوتوں سے استفادہ کرنے کا خیال آیا، تو یہ کوئی غیر فطری بات نہیں تھی۔ انسان ہر بات کا جواز ڈھونڈ لیتا ہے، اور مجھ سے جو غلطی سرزد ہوئی مجھے ان کا احساس تھا، لیکن اب یہ احساس آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا، اور وقت کی قوت میں سر ابھارا تو مجھے اپنی سر بلندی کا احساس زیادہ شدت سے ہوا، اور طوفانوں کی شدتوں کے آگے میری کیفیت بھی تنکے کی طرح ڈانو ڈول ہو رہی تھی، اور میں نے عثمان غنی کے مشورے پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ میں کالکا کو بتانا چاہتا تھا کہ اب میں اس کی طاغوتی قوتوں سے خوف زدہ نہیں ہوں، اور کالکا نے میری مدد ضرور کی تھی، لیکن اس کے عوض کوئی نہ کوئی شرط ضرور لگائی، لیکن عثمان غنی نے مجھ پر کسی قسم کی کوئی بندش نہیں عائد کی، اور اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ زندگی بار بار لوٹ کر نہیں آتی، اور اس کا مشورہ تھا کہ میں کسی دوسری قوت سے خوف زدہ نہ ہوں، اور میں نے غیر اختیاری طور پر عثمان غنی کی برتری کو قبول کر لیا، اور اسی وقت میں دفتر سے اٹھ کر نغمہ کی طرف گیا۔ مجھے اس تک پہنچنے کے لیے کم و بیش اسی دشواری کا سامنا کرنا پڑا جو ماں رخ سے ملاقات کے دوران اول پیش آئی تھی، لیکن اس کے بغیر ہر شخص مجھے شناخت کرنے لگا تھا، اور ان کے درمیان چہ مگوئیاں ضرور ہوتی ہوں گی۔ وہ سر جوڑ کر میرے اور ماں رخ کے بارے میں دلچسپ قصے کہانیاں ضرور گھڑتے ہوں گے، اور وہ اسی پر اکتفا کر سکتے تھے۔ اس سے آگے بڑھنے کی سزا ضرور تھی، لیکن ذہنوں پر کوئی بندش نہیں تھی، اور اس کے برعکس سیٹ نعمان کے گھر کا ماحول قدرے مختلف تھا۔ نغمہ معروف کی نند ہر وقت نشے میں ڈوبی کسی کتاب کی طرح ادھر ادھر بکھری رہتی، اور اس کو اپنے سٹیٹس کا خیال تھا۔ وہ گھر کی حد تک بڑی سخت گیر طبیعت کی مالک تھی، شاید وہاں لوگوں کو دعوت عام کی طرز پر آنے جانے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے مجھے وہاں تک پہنچنے میں کچھ زیادہ دشواری پیش آئی۔ نغمہ مجھے اپنی خوابگاہ میں نشے کی کیفیت میں ڈوبی اور انسانی جذبات کو مشتعل کرنے والے لباس میں نہیں ملی، اور اس نے اٹھ کر ڈرائنگ روم میں ملاقات کی، اور اس نے میری اچانک آمد پر کسی غصے کا اظہار کیا تھا، اور نہ ہی اس کی حسین آنکھوں میں مستیوں کے جام ٹکرائے تھے، لیکن میں نے یہ ضرور محسوس کیا کہ وہ کچھ مضطرب سی ہے، اور مجھے اس کی کیفیت کا اندازہ پہلے سے ہی تھا۔ سلمان قیصر کی اچانک موت کی وجہ سے غم کے سائے اس کے چہرے پر منڈلا رہے تھے، اور محبت کی پہلے ہی منزل پر
अगर इंसान मुंह के बल जमीन पर आ गिरे तो उसे चोट और सदमे की कैफियत का एहसास जरूर होता है। ये एक फितरी अमल है जिससे दामन बचाना इंसान के बस की बात नहीं होती, और सदमे का एहसास किसी अपने को देखकर और शिद्दत इख्तियार कर जाता है। और नगमा पहली बार मेरी निगाहों में उस वक़्त आई थी जब झील पार्क में हादसा पेश आया, और उस वक़्त हम एक दूसरे के लिए अजनबी थे। और फिर नगमा से मेरी दूसरी मुलाकात मेरे दफ्तर में हुई थी। उस वक़्त उसके दिमाग पर काल का काबज थी जिसने उसे मेरी जानब से बदगुमान कर दिया, लेकिन फिर शायद उस्मान गनी की कुव्वतों ने उसे आराम कर लिया, और अब हमारे दरमियान तीसरी बार आमना सामना हुआ था। अब आप कुछ उदास सी नजर आ रही हैं। मैंने उसके तासरात का अंदाजा लगाते हुए कहा, जी हाँ, बस कुछ। सलमान कैसर की अचानक मौत का सदमा मुझे भी है। मैंने उसे कभी नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा है कि मैंने सराज की जुबानी सुना है कि कातिल गिरफ्तार हो चुका है। आपने दुरुस्त सुना है, वो पहलू बदल कर बोली, और जो शख्स पकड़ा गया है वो कोई गैर नहीं, मेरा फर्स्ट कजन है। मैं समझा नहीं। मैंने हैरत का इजहार किया। हाँ, वो मुझे हासिल करना चाहता था। हर सूरत में एक बीवी की हैसियत से भी वो मुझे कबूल करने को तैयार था। और वो रवानी में कुछ कहते कहते रुक गई और फिर संभल कर गोया हुई। उसको इल्म था कि मैं उसे किसी तौर पर भी अपने करीब बर्दाश्त करने को आमादा नहीं हूँ। शायद वो सलमान कैसर को अपने रास्ते की दीवार समझ रहा था, चुनाचा उसने वो दीवार गिरा दी। और मैं यही खबर सुनकर चला आया था। आपको मेरा आना। कैसी बात करते हैं, वो तेजी से बोली। मैंने खुद आपको घर आने की दावत दी थी। हालांकि मैं घर पर किसी का आना जाना पसंद नहीं करती, लेकिन ना जाने क्यों आपकी खरी खरी बातें मुझे पसंद आईं। लेकिन आप ऐसे मौका पर तशरीफ लाए हैं कि मैं खुलकर अपनी मसर्रत का इजहार भी नहीं कर सकती। मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे गम का एहसास किया। और उसने रवायती जुमला कहा और फिर चौंक कर बोली, आपको सलमान कैसर की मौत की इत्तला और डीएसपी सराज के जरिए हुई थी। मैंने जल्दी से कहा, और मुझे खुशी है कि मेरा कज़न गिरफ्तार हो गया। वो थोड़े वक्फे से बोली, डैड उसकी तरफ से बेहद फिक्रमंद हैं, लेकिन अगर उसे तख्तादार पर लटका दिया जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। और किसी से उसकी पसंदीदा शय को ज़बरदस्ती छीन लेना मेरे नज़दीक बदतरीन गुनाह है। एक बात पूछूं, अगर नागवार खातर ना गुजरे, जरूर पूछिए, क्या आपको सलमान कैसर की अचानक मौत की इतला पाकर मेरे ऊपर शुबा हुआ था? और एक लम्हे के लिए मेरे ज़हन में यह ख्याल जरूर उभरा था। उसने साफ गोई का मुजाहरा किया और मैं आपसे इसी सिलसिले में मिलने गई थी, और मेरे आने के बाद सलमान कैसर का कत्ल मेरी जगह आप होते तो शायद। अब मेरे बारे में आपकी क्या राय है? मैं उसकी जज्बे को कोई नाम नहीं दे सकती, लेकिन मुझे खुद ही इस बात का यकीन भी आ गया कि कम से कम आप सलमान कैसर के कत्ल में मुलव्वस नहीं हो सकते। क्यों? मैं कदरे बेतकल्लफ हो गया। रकाबत की आग तो किसी को भी झुलसा सकती है। और उसने मुझे गौर से देखा। एक सानिये को फतेह का एहसास उसके वजूद पर तारी हुआ, लेकिन फिर वो संभल कर बोली, अभी कुछ देर पहले सरार साहब का फोन भी आया, और मुझे हैरत है कि कातिल उनके दफ्तर के करीब किस लिए मंडला रहा था। होता है कभी कभी खून अपना रंग खुद तलाफी की सूरत में भी दिखाता है, लेकिन सराज को इस बात का इल्म किस तरह हुआ कि कातिल वही शख्स है? और मैंने कुछ सोच कर सवाल किया। मैं जानना चाहता था कि कहीं सराज ने मेरे नजूम वाली राज का भांडा तो नहीं फोड़ दिया। और वही सवाल मैंने भी किया था, लेकिन मिस्टर सराज ने कोई आखिरी जवाब नहीं दिया। इतना ज़रूर कहा था कि अव्वल तो जुराइम पेशा अफराद की हरकत व सकनात ही अक्सर उसे मुजरम साबित करने में मुआवन साबित होती है। इसके अलावा पुलिस के कुछ अपने ज़राए भी होते हैं। बहरहाल मुझे खुशी सिर्फ इस बात की है कि वो कानून की नज़रों में आ गया। क्या मिस्टर नामान उसे बचाने की कोशिश नहीं करेंगे? मैं यकीन से नहीं कह सकती। उसने बेजारी का इजहार किया और फिर उठते हुए बोली, आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास हर वो रिसाला, डाइजेस्ट और अखबार मौजूद है जिसमें सलमान कैसर की नज़में और गज़लें शाया होती रही हैं। और वो अपना दीवान भी मुरतब करना चाहता था,
اور میں نے اس کی اشاعت میں اسے مالی طور پر بھرپور تعاون کا یقین دلایا تھا، لیکن افسوس میں اس کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا اس اسٹڈی روم میں داخل ہوا جہاں چاروں طرف الماریوں میں ادبی کتب، رسالے، ڈائجسٹ اور نایاب کتابیں بڑے سلیقے سے موجود تھیں، اور ایک طرف راکنگ چیئر بھی موجود تھی۔ اس کے ساتھ ہی آرام کرنے کی غرض سے دیوان موجود تھا، اور کمرہ پوری طرح ایئر کنڈیشن تھا۔ اور ہمارے اندر داخل ہونے کے بعد خود کار دروازہ بند ہو گیا اور نغمہ نے ایئر کنڈیشن آن کر دیا۔ وہ بچوں کی طرح مجھے سلمان کیسر کی ایک ایک کتاب دکھاتی رہی، اور مجھے حیرت تھی، وہ لڑکی جو پوری طرح مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگی ہو، اس کے پاس مشرقی ادب کا کلیکشن۔ ایک عجیب سی بات، آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ میرے پاس یہ کتابیں کہاں سے آ گئی۔ اس نے میرے دل کی بات پڑھ لی تھی۔ اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن سلمان کیسر کی فرمائش پر اس کمرے کو اسٹڈی روم میں تبدیل کر دیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس کوئی مزیدک بھی ضرور ہوگا، اور پھر کسی روز آرام سے دکھاؤں گی، وہ افسردہ لہجے میں بولی، اور پھر دیوان میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ سوچ رہی ہوں کہ اس کمرے کی تمام کتابیں کسی پبلک لائبریری کو ڈونیٹ کر دوں۔ وہ کیوں؟ اب شاید یہ کتابیں مجھے تقویت پہنچانے کے لیے اذیت میں مبتلا رکھیں گی۔ اور اس نے ایک سرد آہ بھر کر جواب دیا، انسان ضرور مر جاتا ہے، لیکن اس کی تخلیقات ہمیشہ زندہ رکھتی ہیں۔ اور ایک بار یہی جملہ سلمان نے بھی کہا تھا، لیکن اس کے ساتھ اس کے جملے کی باز گشت بھی ختم ہو گئی، اور میں نے نغمہ کو غور سے دیکھا۔ افسردگی نے اس کے سحر کے کاریوں کو ایک عجیب سا رنگ دے رکھا تھا، اور زندہ علامتیں اس وقت بھی اس کے وجود میں نظر آ رہی تھیں۔ میں اب اجازت چاہوں گا، میں نے آہستہ سے کہا، اور وہ چونک اٹھی۔ معاف کیجیے گا شہباز صاحب، اس نے مسکرانے کی کوشش کی، میں نے آپ کی کوئی خاطر مدارت بھی نہیں کی، کیا پئیں گے آپ؟ پھر کبھی صحیح، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اور وہ بھی میرے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی، اور چند لمحے تک مجھے دیکھتی رہی، اور پھر وہ اس کی آنکھوں میں عقب میں چھپی ہوئی ساون کے بادلوں کی جھڑی رک نہ سکی، اور آنسوؤں نے طوفان کی شکل اختیار کی، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی جذبے سے میرے سینے کی گہرائیوں میں منہ چھپا کر رونے لگی، اور اس کے وجود کی تپش مجھے موم کی طرح پگھلا گئی۔ اس کا قرب قیامت تھا، اور مجھے اپنے جسم کے مساموں سے چنگاریاں پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں، اور میں اس کی پیٹھ تپتپا کر تسلیاں ضرور دے رہا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے وجود کی تیز ہوتی ہوئی دل کی دھڑکنیں میرے اندر کے چور کو اس پر ظاہر کر دیں گی، اور پھر وہ سسکتے سسکتے اچانک خاموش ہو گئی۔ اس نے ڈبائی ہوئی نظروں سے مجھے گھورا، اس کے گداز ہونٹ پھول کی نرم و نازک پتیوں کی طرح کپ کپا رہے تھے۔ اور اس طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ کیا مجھ سے انجانے میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی؟ نہیں، اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ آپ نے اچھا کیا جو اس وقت چلے آئے، میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی، اور آپ کے آنے سے تنہائی کا زہر کچھ کم ہو گیا۔ صبر سے کام لے نغمہ، وقت ہر زخم کو آہستہ آہستہ بھر دیتا ہے، اور وہ ابھی تک میرے سینے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ تم بہت اچھے ہو شہباز، اس نے مجھے تم کہہ کر مخاطب کیا، اور پھر دوبارہ مجھ سے دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور جواب میں نے بھی اس کے حسین وجود کو اپنی آغوش کی وسعتوں میں سمو لینے کی کوشش میں کسی بوکل سے کام نہیں لیا۔ نغمہ تا دیر وحشت کی کیفیتوں سے دو چار رہی، اور پھر مجھے ساتھ لے کر دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ گئی، جہاں میں نے ایک بار پھر عثمان غنی کو بھی آلتی پالتی مارے بیٹھے دیکھا۔ وہ ہم لوگوں کو دیکھ دیکھ کر بڑے معنی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے میرا مشورہ ماننے سے انکار نہیں کیا۔ فکر مت کرو، یہ پہلی ملاقات ہی تم دونوں کو بہت قریب لے آئی ہے، اور دوسری ملاقات میں حجاب کے تمام پردے بھی آہستہ آہستہ سرک جائیں گے۔ لیکن میں کسی کی امانت میں نے کچھ کہنا چاہا، اور اس نے موقع نہیں دیا۔ تم نے شاید بھوشن کو زہر کرنے کی فرمائش کی تھی، اس نے میری دکھتی رگ کو چھیڑا۔ ہاں، میں اس کے غرور اور تکبر کو پیروں تلے روندنا چاہتا ہوں، اور میں یک لخ سنجیدہ ہو گیا۔ بھوشن کے ذکر نے میرے انتقام کی آگ کو ہوا دی، اور پھر دیر کس بات کی ہے، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا۔
यहाँ से उठकर तुम भूषण की कोठी पर पहुंच जाओ और मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि तुम उसे जान से नहीं मारोगे। आहिस्ता आहिस्ता, सिसका सिसका कर, तड़पा तड़पा कर, अजियतनाक हालात से दो चार करोगे और उसे किस्तों में मारोगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बिल्ली चूहे को खेल खेल कर मौत से हमकिनार करती है। लेकिन काल का वक्त आने दो, फिर देखा जाएगा। उसने ललचाई हुई नजरों से नगमा के सोगवार हुस्न को देखा और फिर मेरी निगाहों से उजल हो गया और कुछ देर बाद मैं भी नगमा से इजाजत लेकर उठ गया। चलते चलते उसने मुझसे वादा लिया कि मैं उससे बराबर मिलता रहूंगा और मुझे डर लगता है कि मैंने उसके दिल की तारों को छेड़ने की खातिर दबी जुबान में कहा, कहीं आपका कोई दूसरा कजन या वाकफकार मुझे भी सलमान कैसर की तरह मौत से डरते हैं। उसने मैंने खेद अंदाज में नजरों से मुझे देखा। शायद फिक्र मत करें, वो बड़ी अपनाई से बोली, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। फिर ठीक है, मैंने मुस्कुराकर मिलने का वादा लिया और फिर उसकी शानदार कोठी से निकलकर बाहर आ गया और खुली सड़क पर आने के बाद मैंने अपना रुख भूषण की कोठी की सिमत मोड़ दिया और मेरे अंदर अजीब सी अथल फथल शुरू हो गई। भूषण को नीचा दिखाना, उसके घुमंड और बड़ेपन के एहसास को कदमों तले रोंदना मेरी सबसे बड़ी तमन्ना थी और उस्मान गनी के जुमलों ने मुझे अचानक ही बहुत बुलंद, कद आवर और सरो कामत बना दिया और मुझे अपने अंदर बेपनाह कुव्वत पैदा होने का एहसास हो रहा था। नगमा की कोठी से रुखसत होने के बाद मैं सीधा भूषण की रिहाइशगाह पर जा पहुंचा और मुझे कोई खतरा नहीं महसूस हुआ। उस्मान गनी की हमायत और तावन की यकीन दहानी ने मेरे एतमाद को तकवीत बख्श दी और मुझे दरवाजे पर रोका गया, लेकिन फिर अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। अंदर कोठी के अतराफ मसला अफराद का घेरा था। हिफाजती इंतजाम जरूरत से कुछ ज्यादा ही सख्त थे और मसला अफराद के सरगना ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में खून उतराया और तेजी से करीब आकर बोला, तुमको अंदर किसने आने दिया? मैं मिस्टर भूषण से मुलाकात करने आया हूं, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। तुम शहबाज खान ही हो ना? उसने मुझे पलके झिपकाकर गौर से देखा। अगर तुम्हारी बहनाई दुरुस्त है तो फिर मैं शहबाज खान ही हूं। तुम अंदर नहीं जा सकते, वो नफरत से बोला। बात बढ़ाने की कोशिश मत करो, भूषण को मेरे आने की इतला दो। और जवाब में उसने एक मोटी सी गाली दी जो मेरे हलक से नीचे नहीं उतर सकी और मेरा हाथ तेजी से कराटे के अंदाज में घूमा और उसकी राइफल हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। होंठ से खून की खासी मिकदार भल भर कर निकल पड़ी और उसका लिबास खून से सुर्ख होने लगा। उसके साथ ही राइफल तान चुके थे। उसने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और फिर मुझे किसी दरिंदे की तरह भूखी नजरों से घूरता हुआ बोला, अब यहां से तुम्हारी लाश के टुकड़े ही वापस जाएंगे। वो मेरे किसी जवाब का इंतजार किए बगैर किसी आदमखोर शेर की मानद अपनी जगह से उछला और मैंने तेजी से बचाव की कोशिश ना की होती तो उसकी फ्लाइंग किक मेरे सीने और चेहरे पर ही पड़ी होती और मैंने होशियार रहने की कोशिश की, लेकिन मुझसे पहले वो दूसरा हमला कर गुजरा और ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी कॉम्पटी पर क़यामत टूट पड़ी हो और मैं चकरा गया। और उसने मौका से फायदा उठाकर दोबारा हाथ घुमाया, लेकिन मैं झुकाई देकर बच गया और फिर मैंने बिजली की सी तेजी से उसकी अक्ल में पहुंचकर उसे पूरी तरह जकड़ लिया। वो ताकत में मुझसे कहीं ज्यादा था, लेकिन मैंने जो दाव लगाया था उसमें वो अपना बचाव की खातिर जितनी ताकत इस्तेमाल करता उससे उतने ही करीब से गुजरना पड़ता। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए सिर्फ घुटने की एक भरपूर ज़रब की जरूरत थी, लेकिन वो चीख उठा, मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूं और मुझे भूषण से हर कीमत पर मिलना है। मेरा लहजा फैसला कुन था। उसने अपने एक आदमी को इशारा किया जो लपकता हुआ तेजी से सदर दरवाजे से गुजर कर अंदर चला गया और मैंने सरगना को छोड़ दिया। वो मुझे कीना तोड़ नजरों से घूर रहा था, लेकिन उससे कोई दगाबाजी नहीं की, बल्कि अपने आदमियों को दोबारा हाथ के इशारे से ताकीद की कि कोई मुझ पर गोली नहीं चलाएगा। 10 मिनट बाद मेरे कोठी के अंदर डाइनिंग रूम में पहुंचा दिया गया और मेरे बैठते ही दो हट्टे कट्टे चट्टान जैसे ठोस जिस्म के मसला अफराद दाखिल होकर दाखिली दरवाजे पर दाएं बाएं तैनात हो गए। उनकी खुद कार राइफलें मेरा निशाना ले चुकी थी। बस लिबलिबी दबाने की देर थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो महज हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर मुझे ये एहसास दिलाना चाहते थे कि अगर मैंने कोई गलत हरकत की तो वो मेरा जिस्म छलनी काट डालने से दरेग नहीं करेंगे। उनके आने के 5 मिनट बाद भूषण हकारत भरी अंदाज में मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ।
मेरा ख्याल है कि तुमने यहाँ आकर किसी अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया। बोशन ने मेरी हमाकत का मुझे एहसास दिलाया। मैं तुम्हारा मशवरा लेने की गरज से नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये वार्निंग देने आया हूँ कि अब अपने शिकारी कुत्तों को मेरे रास्ते से हटा लो, वरना तुम्हारा अंजाम खतरनाक होगा। सॉरी, वो होंठ कोड़ कर बोला। मैं तुम्हारी अहमकाना तर्ज गुफ्तगू पर हंसने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन यही कहूंगा कि मौत अब तुम्हारे सर पर मंडला रही है और जगत नारायण के बल बोते पर अकड़ रहे हो। मैंने नफरत का इजहार किया। नहीं, मैं तुम्हारे लिए अकेला भी बहुत हूँ। वो जैसे शरीर और बुद्धू बालकों के साथ कोई मुकाबला करके खराब नहीं करना चाहता। क्या ख्याल है? मैंने उसे दावत दी। क्या इस बात का फैसला ना हो जाए कि हम दोनों में से किसको हक हासिल है? और वो एक लम्हे तक मुझे हकारत भरी नजरों से देखता रहा और फिर उसने अपना कोट उतार कर फेंका और आस्तीन चढ़ाकर उसके तेवर अचानक ही खतरनाक नजर आने लगे। इस बात की क्या जमानत है कि तुम्हारे असला ब्रादर मुदाखलत नहीं करेंगे? मैंने दरवाजे पर तैनात अफराद की तरफ देखकर कहा। जो लोग कारोबारी मैदान में कदम रखते हैं वो ये नहीं झोंकते कि उनके साथ उनका अमला भी होता है और मालिक का वफादार होता है और आड़े वक्त में भी काम आ सकता है, और मेरे जानसार लोग भी मेरा साथ देने में आमादा हो जाएं। गोया तुम दगाबाजी से भी काम लोगे। दोगला जो हूं वो बड़े फख्र से हंसा। क्या तुम्हें इल्म नहीं है? ठीक है, मैं हर हालत में तुम्हारा मुकाबला करूंगा। और बोशन कुछ देर तक पंजों के बल पैंतरे बदलता रहा और दोनों शिकारी नजरों से एक दूसरे को घूर रहे थे। बोशन ने जिस्त लगाई और मैं उसके तोड़ के लिए भी, लेकिन बोशन की चाल को ना समझ सका। उसने दरमियान में कदम जमाकर फिरकी की तरह अपने सीधी टांग को लहराया और मैं उसकी वार से खुद को बचा ना सका और चकरा कर जमीन पर उलट गया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि उसके फूले हुए जिस्म में कितनी भरपूर ताकत थी, कितनी बिजलियां कूद रही थीं। घबराओ मत, वो मेरी तज़ीक उड़ाते हुए मुस्कुराकर बोला। दोबारा खड़े होकर पोजीशन संभाल लो, और मैं जमीन चाटते हुए दुश्मन पर ठोकर मारने का आदी नहीं हूं। और मैं तेजी से उठ खड़ा हुआ। एक बार फिर हम नीम दायरे की शक्ल में घूम घूम कर एक दूसरे का कमजोर पहलू तलाश कर रहे थे। फिर बोशन ने बिजली की तरह अपने दोनों हाथों को कैंची की तरह फिजा में हरकत दी और चीखता हुआ फिजा में बुलंद होकर इस तरह घूमा कि उसकी चाल को समझ ना सका। और मैंने पुलिस ट्रेनिंग के दौरान जोडो और कराटो के दाव पेच भी सीखे थे, लेकिन बोशन मेरे मुकाबले में बिलाशुबा बहुत ज्यादा महारत का हामिल था। चुनाचा दूसरी बार भी उसका वार चल गया और उसकी भरपूर ठोकर मेरी बाईं पिसली से टकराई तो मैं कराह उठा और फिर उसका कराटे वाला हाथ मेरी गर्दन पर पड़ा। और ये वही वार था जिसकी ताकत और महारत से मार्शल आर्ट के तलबा एक वक्त में कई कई ईंटों को दो हिस्सों में मुनकसिम कर देने का मुजाहरा करते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि बोशन की वो ज़रब इतनी कारी नहीं थी। उसका हाथ कदरे हल्का पड़ा और फिर भी मेरी आंखों के सामने तारे नाच उठे और बोशन ने दोबारा फिजा में उछलकर फ्लाइंग किक से मुझे जमीन बोस करना चाहा, लेकिन इस बार मेरा दाव चल गया और मैंने उसका पांव पकड़कर तेजी से फिजा में समरसालट किया तो बोशन दर्द की शिद्दत से चीख उठा। वो कराहता हुआ एक लम्हे को बल कालीन पर गिरा और मैंने वक्त जाया करने की कोशिश नहीं की। हा हा की आवाज हलक से निकालते हुए मैंने पांव की उंगलियों पर पूरी तरह जोड़कर उसकी गर्दन पर वार किया तो वह जमीन पर लड़ गया और जवाब में उसने किसी रबड़ की गेंद की मानत उछलकर दोबारा पैरों पर उठने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने तेजी से खुद को जमीन पर गिराकर फिरकी घुमाई तो बोशन दोबारा टकराता हुआ नीचे गिर पड़ा। उसकी दोनों पिंडलियों पर एक ही वार में कियामत टूट पड़ी थी और उसका सांस अब फूलने लगा। मैंने एक घुटे बल के जमीन पर बैठकर हाथ बुलंद करके वार किया था और उसके चेहरे की जिल्द फट गई और मैं दूसरा वार करके उसके वजूद को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन उसी लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दाएं बाजू में किसी ने शगाफ लगाकर मिर्चें भर दी हों और दरवाजे पर खड़े एक मसला शख्स ने मुझ पर गोली चला दी थी। उसका निशाना हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्त साबित हुआ और उसी लम्हे मैंने कालका को काली मकरू शक्ल में नमूदार होते देखा। वो अपनी खून आलूद जुबान को होंठों पर किसी नागन की तरह लिपलिपाते हुए बोली, बहुत हो गया शहबाज खान, अब तुम्हारी मौत का समय करीब आ गया है और मैंने कहा था कि तुम बोशन से पंजा लड़ाने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अब कालका भी अपनी तमाम वचन तोड़कर तुम्हें हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी। उसने अपने जुमले के इख्तिताम के साथ
कोई मंत्र पढ़कर मेरी तरफ फूंका और चिंगारियां शोलों का रूप इख्तियार करके मेरी जानब लपकी थीं और मेरी निगाहों के सामने मौत का तस्वर जाग उठा। लेकिन फिर वो आग के शोले मुझ तक पहुंचने से पहले ही पानी की शक्ल इख्तियार करके जमीन पर गिर पड़े और कालका ने कहर आलू नजरों से बाएं जानब देखा, जहां उस्मान गनी एक सोफे पर बैठा मुस्कुरा रहा था। महान शक्तियां इस तरह किसी का काट नहीं करती। कालका किसी जहरीली नागन की तरह बल खाकर बोली। उसकी तेज निगाहें उस्मान गनी के चेहरे पर जमी हुई थीं। इस अहद का पास ही तो है जो तुम अपनी आत्मा तमाम तर गंदी और नापाक कुव्वतों के साथ मेरे सामने खड़ी हो। उस्मान गनी ने बेपरवाही से जवाब दिया, जीवन से प्यार है तो अपना ये भयानक रूप बदल कर किसी खूबरू और कातल हसीना का चेहरा अपना लो। मैं भी तुम्हें किसी हसीन रूप में देखना चाहता हूँ। तुम कालका की शक्ति को नीचा नहीं दिखा सकोगे, वो गुर्राई। एक शोभा मैं भी तुम्हें दिखाना चाहता हूं, उस्मान गनी ने संजीदगी से कहा और फिर उसने सोफे पर बैठे बैठे अपना एक हाथ दराज किया। लेकिन कबल इसके वो कालका तक पहुंचकर उसके गंदे वजूद को अपनी मुट्ठी में जकड़ता। वो यक लख्त निगाहों से उजल हो गई और मैंने उस्मान गनी को भी फिजा में तहरील होते देखा। उनको मेरे अलावा कोई तीसरा शख्स नहीं देख सका था और मैंने बाएं बाजू को उठाकर दाएं बाजू पर जमा दिया, जहां से खून बड़ी तेजी से बह रहा था, और मैंने अपने कदमों पर खड़ा होने की कोशिश की। बोशन अभी तक अपनी जगह पड़ा रह रहा था और मैंने कदम उसकी तरफ बढ़ाने शुरू किए और मेरे सर पर खून सवार था। मैं अपने उस कमीने दुश्मन को मौत से हमकिनार करने की खातिर बेचैन था और मैं उस्मान गनी से किए हुए वादे को भी फरामोश करके अजल बनकर भूषण पर टूट पड़ने की खातिर बेचैन था। लेकिन फिर दूसरा फायर हुआ और गोली मेरी बाईं पिंडली को चीरती हुई निकलकर सामने वाली दीवार से टकराई थी। मैं अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और दोबारा लड़खड़ाकर फर्श पर गिरा और मेरी आंखों के नीचे गुप्त अंधेरे बड़ी तेजी से अपना हजम फैला रहे थे और फिर गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ें मेरी कुव्वते समाज से टकराने लगी। ड्राइंग रूम के दाखिली दरवाजे पर जमे हुए दोनों मसला अफराद बुतों की तरह जमीन पर ढेर हो गए और मैंने धुंधलाई हुई नजरों से मास्टर की को खुद कार राइफल लिए अंदर दाखिल होते हुए देखा। उसके बाद मेरे ज़हन पर गनूदगी का असर तेजी से होने लगा और गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही मेरा ज़हन भी बड़ी तेजी से मुअत्तल हो रहा था। मेरी आंख खुली तो मैं किसी अस्पताल के स्पेशल वार्ड में था और कमरे में नदीम और डीएसपी सिराज पहले से मौजूद थे। एक खूबसूरत सी नर्स भी थी जिसने मुझे होश में आता देखकर भाग कर डॉक्टर को मतला किया और मैंने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली। मेरे जहन के पर्दों पर गुजरी हुई बातें और बोशन से होने वाली खतरनाक जंग की कहानी किसी फिल्म की तरह चल रही थी और नगमा के घर से रुखसत होने के बाद मैं सीधा बोशन को ठिकाने लगाने की गर्ज से उसकी कोठी में पहुंचा था और उसकी तरगीब मुझे उस्मान गनी ने दी और जिसने मुझे यकीन दिलाया था कि मैं सिर्फ उसकी बातों और इशारों पर अमल करता रहूं और हर खतरे से बेनियाज हो जाऊं। बोशन की कोठी पर पहुंचकर मैंने उसे ललकारा तो फिर हमारे दरमियान जिंदगी और मौत की जंग शुरू हो गई और बोशन मार्शल आर्ट में पूरी तरह महारत रखता था। इसका अंदाजा मुझे पहली बार हुआ, लेकिन वो अपनी भारी भरकम जिस्म की वजह से मार खा गया और पुलिस की मुलाजमत के दौरान मिलने वाली ट्रेनिंग और जिस्म की फुर्ती मेरे काम आ गई। डॉक्टर ने कमरे में आकर मेरा मुआयना किया और मैंने दोबारा आंखें खोल दी। आप खुशकिस्मत है मिस्टर शहबाब कि दोनों गोलियां आपके गोश्त को चीर कर निकल गईं। अगर कोई अंदर रह जाती या हड्डी पर लगी होती तो शायद मेरी जिंदगी का आखिरी बाब भी खत्म हो जाता, मैंने मुस्कुराकर नहवी आवाज में कहा। बहरहाल अब परेशानी की कोई बात नहीं, आपको 4 रोज बाद अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। उसके बाद 1 हफ्ते या 10 दिन के बेड रेस्ट के बाद आप अपनी मसरूफियात दोबारा शुरू कर सकते हैं। थैंक्स, मैंने रस्मी तौर पर जवाब दिया और मरीज की हालत अब नॉर्मल है, डॉक्टर ने घूम कर सरार से कहा। अब आप गुफ्तगू कर सकते हैं। तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? सबसे पहली मेरी खैरियत नदीम ने दरियाफ्त की। उसकी आंखों में मेरे लिए किसी बड़े भाई या जानसार दोस्त का प्यार झलक रहा था। परेशान मत हो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। तुम्हें आराम की जरूरत है, नदीम ने सिराज की मौजूदगी को महसूस करते हुए जल्दी से कहा। हमाकत और बचपने की बातें फिर किसी वक्त कर लेना। ज्यादा बातें करने से तुम्हारे ऊपर दोबारा नकाहत तारी हो सकती है। और ये गोया एक किस्म का इशारा था कि मैं सिराज से गुफ्तगू करते वक्त मोहतात रहूं।
नर्स पानी। मैंने करीब मौजूद नर्स के सरापे का जायजा लेते हुए पानी की ख्वाहिश का इजहार किया और पानी पी चुका तो नर्स ने मेरे इशारे पर बेड का सरहाना ऊंचा कर दिया। अब मैं आसानी से पूरे कमरे का जायजा ले सकता था। मैं आपको एक नई जिंदगी की मुबारकबाद पेश करता हूँ, सिराज ने करीब आकर कहा। शुक्रिया, खुदा का शुक्र है कि आप बाल बाल बच गए, वरना। नहीं माय डियर मिस्टर सिराज, मैंने नदीम के इशारे को नजरअंदाज करते हुए संजीदगी से जवाब दिया। मुझ पर कुछ लोगों के कर्ज अभी बाकी हैं, उन्हें चुकता किए बगैर मैं बुज़दिलों की तरह दुनिया से मुंह नहीं मोड़ूंगा। क्या आपको याद है कि आप पर किसने फायर किया था? रस्मी गुफ्तगू करने के बाद सिराज ने महकमा जाती कार्रवाई का आगाज किया। जाहिर है कि वह मेरे दोस्त नहीं रहे होंगे और मैंने तलख अंदाज इख्तियार किया। मुझे इल्म है, लेकिन असल मुजरिमों को गिरफ्तार करने की खातर मुझे इस वक्त होश नहीं था। मैं फायर करने वालों की तफसील मालूम करने की कोशिश कर सकता। मिस्टर सहबाज, सिराज ने कदर संजीदगी से कहा, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि कभी आपका ताल्लुक भी महकमा पुलिस से रह चुका है? मुझे याद है, लेकिन अब मैं उन मजबूरियों की बेड़ियों को काट कर आज़ाद हो चुका हूँ। मैंने सिराज का सवाल का मफहूम समझते हुए जवाब दिया। आप मिस्टर भूषण की कोठी पर खुद से गए थे या भूषण ने शाम की चाय पर इनवाइट किया था? मैंने हकारत से जवाब दिया। सिराज मेरे जवाब पर कसमसा कर रह गया और फिर थोड़े तवक्कुफ से बोला, हालात और सिचुएशन को समझने की कोशिश करें मिस्टर शहबाज। मैं समझ रहा हूं कि मामला चौंका भूषण का है, इसलिए आप पर ऊपर से कितना प्रेशर डाला जा रहा होगा। मैं आपकी बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मेरे अपने भी कुछ फराइज हैं। फराइज, मैंने जहर खान से कहा, आप मादी से लेकर अब तक किस तरह अपने फराइज की अंजामदही करते रहे हैं, मुझे इसका अंदाजा है। क्या आपको इस बात का एहसास है कि आपने मिस्टर भूषण की कोठी में दाखिल होकर कितनी बड़ी गलती की है? सिराज ने बदस्तूर संजीदगी से कहा, बेशुमार लोगों ने आपको वहां जाते देखा है और मेरी सेहत पर अब इन बातों का कोई असर नहीं होगा। मैंने रुखे हुए लहजे में कहा, आप अगर चाहें तो कानून के तकादे पूरे करने की खातिर मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। अस्पताल से इस आरामदा कमरे को सब जेल करार देकर बाहर पुलिस तैनात कर दें और आपका मकसद पूरा हो जाएगा। प्लीज मिस्टर शहबाज, आप मेरी बातों को मुझे समझाने की कोशिश ना करें मिस्टर सिराज, मैंने तेजी से बोला। रुकी की लाश के टुकड़े आपने और आपके डीआईजी साहब ने भूषण ही की कोठी के अकबी हिस्से से बरामद किए थे और आपकी फाइल पर शहादतें और गवाहों के बयानात में मौजूद हैं। लेकिन भूषण वो कानून के तमाम तकाजे और बंधन तोड़कर आजाद फिजा में सांस ले रहा है। इसकी जमानत अदालत ने मंजूर की है। सिराज ने होंठ काटते हुए जवाब दिया। भूषण ही की वजह से आपने 3 महीने की रुख्सत हासिल की थी और उसके लिए किसी अदालत ने आपको मजबूर किया था। वो मेरा जाती फैसला था, इसलिए कि आप भूषण से माफी मांगने को तैयार नहीं थे। जी हाँ, मैंने झुकना नहीं सीखा, सिराज ने तेजी से जवाब दिया। गोया आप तस्लीम करते हैं कि पुलिस में होने के बावजूद एक मजबूरी आपके आड़े आ गई थी। मैंने पलट कर कहा, कानून के आहनी हाथ आपके किसी काम नहीं आए थे और आपने फरार का रास्ता इख्तियार किया। हालांकि आप एक बाइख्तियार और दयानतदार पुलिस अफसर थे और आप भी हैं। भूषण के सिलसिले में आप भी पूरी तरह हालात से वाकिफ हैं। आप मुझसे क्या मालूम करना चाहते हैं? मैंने तंग आकर सवाल किया। भूषण की कोठी पर आप किस मकसद से गए थे? ये मशवरा मैंने दिया था। नदीम ने मेरे चेहरे की बदलती रंगत को महसूस करके तेजी से कहा, मैं चाहता था कि इन दोनों में कोई तसीफ हो जाए ताकि आए दिन की परेशानियां और उलझने खत्म हो जाएं। आप ये बात मुझे पहले भी बता सकते थे। सिराज ने कड़वा सा मुंह बनाया। मैं चाहता था कि भूषण इसका एतराफ करे कि उसने शहबाज को मसाहलत करने की गर्ज से अपनी कोठी पर आने की दावत दी थी। क्या आप इन बातों का सबूत पेश कर सकेंगे? फोन पर की जाने वाली गुफ्तगू सिर्फ 2 आदमियों तक महदूद होती है, बशर्ते कि इसका रिकॉर्ड तैयार कराने की खातिर महकमा टेलीफोन को पहले से एतमाद में ना लिया जाए, नदीम ने बेपरवाही से कहा। और मुझे अगर अंदाजा होता कि भूषण कमीनगी का सबूत देगा तो मैं इसका बंदोबस्त भी आसानी कर सकता था। बहरहाल, सिराज ने उलझे हुए अंदाज में जवाब दिया, मैं मिस्टर शहबाज का बयान लेने पर मजबूर हूँ। सॉरी मिस्टर सिराज, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। मैं फिलहाल कोई बयान नहीं दे सकता। कोई खास वजह? जी हाँ, कानूनी पेचीदगियों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए पहले मुझे अपने कानूनी मशीर से मशवरा करना होगा। ऐसी सूरत में अस्पताल में आपसे मिलने जुलने वालों पर कुछ पाबंदियां भी आयद की जा सकती हैं। मिस्टर सिराज, नदीम झल्ला गया।
आप भूल रहे हैं कि शहबाज ने सलमान कैसर के कातिल को गिरफ्तार करने में आपकी मदद की थी। क्या आप उस शख्स की आज़ादी पर पहरे बिठाने की कोशिश करेंगे जो आपकी मदद करता रहा है? क्या आप इस सिलसिले में कोई शहादत पेश कर सकेंगे? क्यों? क्या आपने खुद फ़ोन पर मुझसे इतराफ़ नहीं किया था? और फ़ोन पर की जाने वाली गुफ्तगू सिर्फ 2 आदमियों तक महदूद होती है, बशर्ते कि उसका रिकॉर्ड तैयार कराने की खातिर आप इस वक्त शहबाज से नहीं नदीम से मुखातब हैं। नदीम के तेवर यकलख्त खैंचाव इख्तियार कर गए। जी हाँ, मैं आप ही से मुखातब हूँ। सिराज ने तहम्मुल से काम लिया। ओके, नदीम ने मैंने खेत अंदाज में मुस्कुरा कर जवाब दिया। आप शहबाज पर जो कानूनी पाबंदियां मुनासिब समझें बड़े शौक से लगवा दें, और वो इस वक्त आपसे कोई बात करने के मूड में नहीं है। मिस्टर नदीम, आप एक बार पहले भी मुझसे उलझ चुके हैं, हालांकि पुरानी बातों को भूल जाएं। नदीम ने संजीदगी से कहा। मलिहा की तलाश के सिलसिले में कुछ हिदायत भी की है मैंने आपके साथ। क्या मतलब? किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी के घर पर या बिजनेस पैलेस की तलाशी लेना, और वो भी बगैर सर्च वारंट के, कुछ ज्यादा मुनासिब बना बात नहीं होती। अगर उस रोज शहबाज आपकी सिफारिश बनकर साथ ना होता तो मेरे कसीनों की तलाशी की हरकत आपको बहुत महंगी पड़ सकती थी, और मैं आप पर हित्ते के इज्जत का दावा भी कर सकता था, और ख़ास तौर पर ऐसी सूरत में कि आपको मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला था। नदीम ने सर्द अंदाज में कहा। कुछ मरासम हर शख्स के होते हैं, बल्कि हम जैसे लोगों को तो इसका खास ख्याल रखना पड़ता है। हमारे बिजनेस का तकाजा भी यही है। आई सी। सिराज ने नदीम को नजर भर कर देखा। आप शायद मुझे फराइज से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जी नहीं, आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी कानून के तकाजे बहुत महंगे भी पड़ते हैं। नदीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और मारुख से तो मेरे मुरासम बस वाजबी हैं, वरना शाहीन की परवाज तो खासी बुलंद होती है। मिस्टर शहबाज, सिराज ने तलमलाकर मेरी जानब देखा। कि आप अपना बयान देना पसंद करेंगे? सिर्फ इस हद तक कि मैं इस वक्त आपके सामने जख्मी पड़ा हूं। मैंने खुश्क अंदाज इख्तियार किया। एक मुस्तंद डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मेरे जिस्म पर 2 गोलियों के निशानात मौजूद हैं, जो मेरी हलाकत का सबब भी बन सकती थी, और ये दोनों फायर मुझ पर बोशन की कोठी पर हुए हैं। और बोशन की अपनी हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। उसके अंदर भी थोड़ी बहुत टूट फूट हुई है, जिसका सबूत मौजूद है। इसके अलावा बोशन के कुछ आदमी उसकी कोठी से मुर्दा हालत में भी दस्तयाब हुए हैं। सिराज ने नरम पड़ते हुए इसरार किया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसा बयान दें जो आपकी पोजीशन को साफ करने के लिए बेहतर साबित हो। बोशन का क्या बयान है? नदीम ने तेजी से दराफत किया। उसका कहना है कि आपके दोस्त मिस्टर शहबाज कुछ साथियों के साथ उसे कत्ल करने की गर्ज से उसकी कोठी में दाखिल हुए, और जब उसके आदमी ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें हलाक कर दिया गया। सिराज ने कहा। और बोशन का कहना है कि सेल्फ डिफेंस के तौर पर उसके कारिंदों ने जवाबी कार्रवाई की तो मिस्टर शहबाज का भी जख्मी हो जाना कुदरती अमर था। आपका अपना क्या ख्याल है? मैंने तुर्श लहजे में सवाल किया। बात अगर बोशन की कोठी के बाहर की होती तो कई जावियों से गौर किया जा सकता था, लेकिन बोशन के कारिंदों की हलाकत और खुद उसका जख्मी हालत में पाया जाना कानून को कुछ और सोचने पर मजबूर कर रहा है, और मेरा ख्याल है कि आप मेरा मकसद समझ रहे हैं। फिर ठीक है, मैंने फैसला सुना दिया। आप कानूनी इक़दाम करें, मैं अपने दिफा करने का हक महफूज रखता हूँ, लेकिन फिक्रमंद ना हो। मैंने तेजी से कहा। मुझे आपसे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। और सिराज मायूस होकर चला गया तो नदीम ने मुझे तेज नजरों से घूरा। तो मैं बोशन की कोठी में जाने की क्या जरूरत थी? जो कुछ करना था वो बाहर भी किया जा सकता था। अब जो कुछ होना था वो हो चुका। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। अगर मास्टर की और उसके साथियों ने बर वक्त एक्शन ना लिया होता तो शायद इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता था। और बोशन को खत्म करने के बाद अगर मौत भी आ जाती और मेरा जिस्म गोलियों से छलनी भी कर दिया जाता तो मुझे कोई दुख ना होता। अहमतों जैसी बातें मत करो, नदीम ने तेजी से कहा। तुम अब तनहा नहीं हो, आरफा भी तुम्हारे वजूद का एक हिस्सा है। और आरफा का नाम सुनकर मैंने आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही, और फिर ड्यूटी नर्स जो सिराज के सवाल का जवाब के वक्त बाहर चली गई थी, दोबारा खटपट करती हुई कमरे में दाखिल हुई।
डॉक्टर ने मरीज को सुकून और आराम पहुंचाने की खातिर इंजेक्शन लगाने की हदायत की है। नर्स ने नदीम से कहा, प्लीज सर, इफ यू डोंट माइंड। और जवाब में नदीम के कदमों की आवाज उभर कर मालूम हो गई और उसके बाद मेरे बाजू में हल्की सी चुभन हुई और नर्स ने मुझे इंजेक्शन लगाया था और दवा खासी तेज और मौसर थी और मुझे एक स्याह मादा रगों में दौड़ता हुआ तेजी से दिमाग तक जाता महसूस हुआ और उसके बाद मैं गहरी नींद से 2-4 होता चला गया। दूसरी बार जब मैं बेदार हुआ तो मेरे ज़हन का खासा बोझ छट गया और ड्यूटी नर्स ने मुझे मुस्कुराकर कुछ दवाएं दी और फिर एक लिस्ट मेरे हाथ में थमा दी जिस पर मेरे कुछ वाकफकारों के अलावा दफ्तर के बेशतर अमले के अफराद के नाम दर्ज थे। ये तमाम अफराद आपकी खैरियत दरियाफत करने आ चुके हैं, नर्स ने मुझे बताया। क्या मिस्टर नदीम भी आए थे? मैंने लिस्ट एक तरफ रखते हुए दरियाफत किया और मैं उससे आरफा की खैरियत दरियाफत करने का ख्वाहिशमंद था। जी हाँ, आप उस वक्त गहरी नींद में थे। वो मौजूद हैं या चले गए? मैंने नर्स को वजाहत तलब नजरों से देखा और मेरा ख्याल है कि वो ऊपर से मुलाकात की इजाजत लेने गए हैं। क्या मतलब? मैं चौंक उठा। बाहर पुलिस की कुछ नफरी बैठा दी गई है, नर्स बोली, और उनको हदायत मिली है कि बगैर कानूनी इजाजतनामे के किसी को अंदर ना आने दिया जाए। और नर्स मुझे दवा वगैरह पिलाकर चली गई तो मैंने आंखें बंद कर ली। कानूनी मशीर से मशवरा करने की वाली बात मैंने सिराज को महज मरऊब करने की खातिर की थी। दरअसल मुझे कुछ वक्त दरकार था कि मैं अपने दिफा के लिए कोई मौसर कहानी गढ़ सकता और मुझे इस बात का भी कामिल यकीन था कि उस्मान गनी मुझे पेश आने वाले हालात से बेखबर ना होगा और पहली फुर्सत में मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश करेगा। कब तक उलझनों में मुबतला रहोगे रफीकी? उस्मान गनी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी तो मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। वो मेरे करीब खड़ा शरारती अंदाज में मुस्कुरा रहा था। तुम? हाँ। परेशान मत हो रफीकी, बोशन का वो कारिंदा पकड़ा जा चुका है जिसने तुमको तुम्हारे साथियों समेत जबरदस्ती अगवा किया था। वो तुम्हें बोशन की कोठी में ख़त्म करके कानून की निगाहों में धूल झोंकना चाहते थे, लेकिन एक ज़रा सी गलती तुम्हारे काम आ गई जिसकी बिना पर बोशन के साथियों को नुकसान उठाना पड़ा और बोशन ने तुम्हें ताकत के बल पर जेर करने की कोशिश की थी और नाकाम होता देखकर उसने अपने बॉडीगार्ड्स को तुम पर गोलियां चलाने का इशारा किया, लेकिन बेशतर इसके कि वो कामयाब होते। तुम्हारे साथियों की गोलियां उन्हें चाट गईं, लेकिन बोशन अस्पताल में होने के बावजूद दीवाना हो रहा है और उसी के एक उजरती कातिल ने अस्पताल में दाखिल होकर तुम्हें मारने की कोशिश की और अपना गुस्सा उतारने की खातिर कमरे के साजो सामान को नुकसान पहुंचाया, लेकिन पहरे पर मौजूद एक सिपाही ने जान पर खेलकर उसे गिरफ्तार कर लिया। वो एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अपना बयान रिकॉर्ड करा चुका है और मैं तुम्हारी बात नहीं समझ सका। आहिस्ता आहिस्ता समझने लगोगे। वो आंख झिपका कर बोला, अपने दोस्त से कहना कि वो सिराज को माफ कर दे। वो बेचारा पहले ही पागलों की तरह चकराया चकराया फिर रहा है और हालात के ज़ैरो बम ने उसकी अक्ल भी खबत कर दी। और फिर उस्मान गनी ने इशारा किया तो मैंने कमरे की हालत पर नजर डाली और मेरा जहन भी घूम कर रह गया। अस्पताल के जिस कमरे में मैं पड़ा था उसका बेशतर सामान उल्टा पड़ा था और यूं लग रहा था जैसे कई आदमियों ने बीक वक्त वहां दाखिल होकर तोड़ फोड़ की हो। और मैं अभी उस्मान गनी से मजीद कुछ मालूम करना चाहता था कि सिराज 2 आदमियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। वो बुरी तरह बुखलाया हुआ नजर आ रहा था और उस्मान गनी मेरे करीब से हटकर एक कुर्सी पर आलती पालती मारकर बैठ गया। उसकी कैफियत उस खलंडरे बच्चे से मुख्तलिफ नहीं थी जो अपनी किसी शरारत पर बैठा मुस्कुरा रहा हो। आई एम सॉरी मिस्टर शहबाज, सिराज ने मेरे करीब आकर शिकायत अमीद लहजे में कहा। अगर आपने पहले ही मुझे असल सूरत से आगाह कर दिया होता तो शायद जो सिपाही आपने यहाँ मुकर्रर किए थे वो इस कमरे में जबरदस्ती दाखिल होकर तोड़ फोड़ ना कर पाते। और मुझे खुद भी हैरत है, सिराज ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया, जो शख्स आपको कत्ल करने के इरादे से यहाँ दाखिल हुआ उसे बिला वजह तोड़ फोड़ करने की क्या जरूरत थी? कभी उससे मुलाकात हुई तो पूछ कर बताऊंगा, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। वो इस वक्त पुलिस की तहवील में है और उसने एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जो बयान दिया है वो भी आपके हक में है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अगर बोशन के आदमियों ने आपके साथ
साथियों समेत आपको जबरदस्ती असला के जोर पर अगवा किया था, तो आपने असलियत बताने से ग्रेज क्यों किया? जो हिसाब मेरे और भूषण के दरमियान में है, उसके बीच में किसी और को नहीं लाना चाहता। अच्छे जा रहे हो रफीकी, उस्मान गनी ने मुस्कुराकर कहा। बहरहाल अब आप पर से पुलिस का पहरा हटा लिया गया है, अलबत्ता आपकी हिफाजत की खातिर। सॉरी मिस्टर सिराज, मैं तेजी से बोला, मुझे अपनी हिफाजत करनी आती है। और उसी वक्त नदीम कमरे में दाखिल हुआ और बाजी पलटी हुई देखकर उसे भी हैरत हुई और वो मुझसे बाकायदा मुलाकात करने का इजाजतनामा हासिल करके आया था। और असल सूरत हाल का पता चला तो उसने सिराज को घूर कर देखा। क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूँ मोहतरम DSP साहब कि आपके काबिल एतमाद और मसला आदमियों की निगरानी के बावजूद ये सब कुछ किस तरह मुमकिन हुआ? और नदीम ने बड़े तल्ख लहजे में कहा, क्या हालात के पेश नज़र अब मैं आपको इन तमाम बातों का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, लेकिन हो सकता है कि आपने भूषण के साथ कोई साजबाज कर ली हो। नदीम ने उसका जुमला सुने बगैर कहा, और मोहब्बत और जंग में तमाम हरबों का इस्तेमाल जायज़ होता है। नहीं, मैंने जल्दी से दरमियान में मुदाखलत की, इसमें मिस्टर सिराज का कोई कसूर नहीं। और सिराज ने नदीम को बहुत गौर से देखा। नदीम का जवाब सुनकर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था, लेकिन उसने जब्त का मुजाहरा किया और अस्पताल के अमले का बयान रिकॉर्ड करने की गर्ज से चला गया। और नदीम ने उसके जाने के बाद मैंने खेत अंदाज में कहा, और मेरा ख्याल है कि तुम्हारी कालका रानी भी फिर तुम पर मेहरबान हो रही है, वरना बात सिर्फ तोड़ फोड़ तक महदूद ना रहती। कालका का नाम सुनकर मैंने उस्मान गनी की तरफ देखा और वो मेरे हाथ से बचकर निकल गई। उस्मान गनी ने मेरी नजरों का मफहूम भांपते हुए कहा और फिर संजीदगी से बोला, आइंदा से सिर्फ वही करना जो मैं कहूँ। अगर तुमने भूषण को जान से मारने का ख्याल दिल में ना किया होता तो कोई ताकत तुम्हें जख्मी भी नहीं कर सकती थी। बहरहाल फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्द से ही याब हो जाओगे। और उसके बाद वो अपना जुमला नामुकम्मल छोड़कर मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराया और फिर निगाहों से उज्जल हो गया। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। नदीम ने मेरी खामोशी को महसूस करते हुए दोबारा सवाल किया। मैं जब नींद से बेदार हुआ तो बसात उलट चुकी थी। हो सकता है कि ये सब कालका ही की मेहरबानी हो, मैंने बात टालने की खातिर कहा। और फिर नदीम से इधर उधर की बात करने लगा और मेरे समझाने पर उसने सिराज की जानिब से दिल साफ कर लिया था, वरना उसके इरादे ज्यादा नेक नहीं थे। और तीसरे रोज मैं अस्पताल से घर आया और उन दिनों में आरफा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था और नसीम की परेशानी भी काबिले दीद थी। मैं घर पहुंचा तो उन दोनों ने नजरों न्याज का सिलसिला शुरू कर दिया और उस्मान कहनी के मुजब मेरे जख्म हैरत अंगेज तौर पर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। और नदीम के घर में पूरी तरह मैं महफूज था और अभी तक इस राह से पर्दा नहीं उठ सका कि नादीदा कुव्वतें उस मकान के अंदर दाखिल होने से क्यों कतराती हैं। घर आने के बाद ही मुझे भूषण की कोठी पर पेश आने वाले हादसे की मुकम्मल तफसील मालूम हुई और उसके कुल 7 आदमी काम आ गए थे और 2 रोज तक वो भी अस्पताल में पड़ा जख्मों की मरहम पट्टी कराता रहा था। और अपने बयान में उसने जो कुछ मेरे खिलाफ कहा, अस्पताल में मेरे कमरे में होने वाली तोड़ फोड़ ने उसके वजन को बहुत हल्का कर दिया। और भूषण के जिस आदमी ने मुझ पर हमला किया था वो उसका पुराना और खास कारिंदा था। उसने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अकबाले जुर्म कर लिया और इस सवाल के जवाब में उसने मुझे कत्ल करने की बजाय तोड़ फोड़ क्यों की। उसने कहा था कि वो मुझे खौफजदा करके और सहमा कर मारने का मुतमन्नी था। अपनी दानिश में पुलिस के उन कारिंदों को जो सिराज की जानिब से मेरे कमरे में तैनात किए गए थे, वो तवील बेहोशी से 2-4 करने के बाद अंदर आया था, लेकिन बदकिस्मती से एक कारिंदा जल्दी होश में आ गया जिसने असले के जोर पर उस पर पूरी तरह काबू पा लिया। और भूषण ने अपने उस कारिंदे के खिलाफ सिर्फ यही कहा कि शायद उसका जहनी तवाज़ुन अपने साथियों की मौत की वजह से खराब हो चुका था, वरना भूषण ने इस किस्म के किसी खतरनाक काम पर मामूर नहीं किया था। और हकीकत क्या थी इसका इल्म मेरे सिवा किसी और को नहीं था। और जो कुछ हुआ था उसमें उस्मान गनी का हाथ भी शामिल था, जिसकी एक बात पर अमल ना करने की वजह से मैं जख्मी हुआ। और 5 रोज बाद मैं बाहर लान पर एक इजी चेयर पर बैठा हालात के ताने बाने पर गौर कर रहा था कि नदीम ने कहा, क्या घर में पड़े पड़े तुम्हें बोरियत का एहसास नहीं हो रहा? आरफा और नसीम दोनों का इसरार है कि मैं अभी कुछ दिनों तक और आराम कर लूं
اور ملیحہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ندیم مسکرایا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے اسے وضاحت طلب نظروں سے گھورا۔ آج شام 2 خوبصورت ستارے ٹکرانے والے ہیں اور میں نے مارخ سے وعدہ کیا ہے کہ آج اسے ملیحہ سے ضرور ملوا دوں گا۔ کیا تم ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سے محفوظ ہونا پسند نہیں کرو گے؟ اور نیکی اور پوچھ پوچھ ایک تجربے کی بات خاص طور پر نوٹ کر لو، ندیم نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ جب 2 حسین عورتوں میں جنگ ہو تو انسان کو صرف بات رفع دفع کر دینے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن کھل کر کسی ایک کی حمایت نہیں کرنی، ورنہ دوسری جلس ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر جب تم دونوں سے واقف ہو اور یہ تجربے تم نے شادی سے پہلے حاصل کیے ہیں۔ یا کسی کا حق مارنے اور منہ مارنے میں بڑا فرق ہوتا ہے مائی ڈیئر، ندیم نے بائیں پلک جھپکا کر کہا۔ گھر کا کھانا کھاتے کھاتے اگر طبیعت اکتانے لگے تو ایک آدھ وقت بازار کی خوراک چکھ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں، اور پھر میرا تعلق جس کاروبار سے ہے اس نے تمہیں خاصا ڈھیٹ بنا دیا ہے۔ میں نے جملہ مکمل کیا تو وہ مسکرا دیا۔